Hello students, let us start the part 2, the remaining part of the first lesson, Portrait of a Lady. अभी तक हमने पढ़ा कि जब सिटी में ग्रैंडमदर और ऑथर चले गए थे तो देयर रिलेशनशिप चेंज्ड अ लिटिल, कि वो रूम तो शेयर कर रहे थे लेकिन ग्रैंडमदर ऑथर को स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी और डॉग्स नहीं होते थे तो वो स्पैरोज को उन्होंने रोटी फीड करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद अब हम रीड करते हैं। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया सिटी में उनका रिलेशनशिप और चेंज होता गया और वो एक दूसरे से दूर होते चले गए, कम मिलना हो गया उनका। हालांकि वो मॉर्निंग में अभी उठाती थी ऑथर को, रेडी करती थी स्कूल के लिए, और जब वापस आता था ऑथर तो वो पूछती थी कि उसे क्या पढ़ाया गया। लेकिन जब ऑथर उन्हें बताता था कि साइंस पढ़ाई गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इंग्लिश मीडियम में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, दैट मेड हर अनहैप्पी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंग्लिश उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो हेल्प नहीं कर सकती थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. एक चीज और उनको डिस्टर्ब करती थी कि जो भी चीजें वहां इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो उसमें बिलीव नहीं करती थी। और शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड कि गॉड और स्क्रिप्चर्स हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था इंग्लिश स्कूल में। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब ये सब होने के बाद एक दिन ऑथर ने ये भी बताया कि उन्हें अब म्यूजिक पढ़ाया जाएगा, म्यूजिक लेसन्स मिलेंगे। ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई ग्रैंडमदर, क्योंकि उस जमाने में और उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से म्यूजिक वाज एसोसिएटेड विद चीपनेस। म्यूजिक जो है वो कल्चर्ड फैमिली में कल्चर्ड फैमिली में नहीं पढ़ाया जाता था। इट डिड नॉट हैव दैट मच रिस्पेक्ट। और म्यूजिक जो था वो सिर्फ harlots एंड beggars, मतलब वेंडर्स जो सेल्स ये सामान बेचने वाले हॉकर्स और बेगर्स, भिखारी जो होते हैं, उनके लिए ही म्यूजिक काम की चीज होती थी। एंड इट वाज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल। तो डिसेंट फैमिलीज के लिए म्यूजिक का कोई मतलब नहीं था, तो उनको म्यूजिक सिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ऑथर का। और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चुप्पी का मतलब ये था कि शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट, शी डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही बातचीत करनी कम कर दी ऑथर के साथ। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits,
Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब उसके बाद जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए, कॉलेज चले गए, तो उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया ग्रैंड मदर से, और उसके बाद जो उनका एक कॉमन लिंक था, थोड़ा सा फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का, वो भी टूट गया. स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन. जो इकट्ठा वो रूम शेयर करते थे वो भी खत्म हो गया. अब ग्रैंड मदर बिल्कुल अकेली पड़ गई, बट शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन. सेक्लूजन मीन्स आइसोलेशन. वो अकेली पड़ गई, शी एक्सेप्टेड इट. अब शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब उन्होंने पास टाइम क्या रख लिया अपना? स्पिनिंग व्हील. वो चरखा काटती थी और वो सारा दिन चरखा काटती थी, स्पिनिंग व्हील पर रहती थी, किसी से बातचीत नहीं किया करती थी. सुबह से लेकर शाम तक वो स्पिनिंग व्हील पर रहती थी और साथ ही साथ अपनी प्रेयर्स बोलती रहती थी. सिर्फ दोपहर में, आफ्टरनून में आधे घंटे के लिए वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी, और उस टाइम में वो स्पैरोज को रोटी डाला करती थी, फीड करती थी. और जब वो स्पैरोज को रोटी डाला करती थी, hundreds of birds collected around her. तो बहुत से, मतलब सैकड़ों बर्ड्स उनके पास आ जाया करते थे और उनके आसपास ही they used to make so much noise with their chirpings. बहुत शोर मचाया करते थे और चहचहाट से पूरा घर में शोर होता था. और कुछ चिड़िया जो थी, कुछ बर्ड्स जो थी, वो उनकी लेग्स पर बैठती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठती थी, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी. लेकिन वो कभी भी उन्होंने उनको उड़ाने की कोशिश नहीं करी, उनको भगाने की कोशिश नहीं करी. She used to enjoy that. She used to enjoy the company of the sparrows. और यही आधा घंटा होता था जो वो सबसे ज्यादा enjoy करती थी. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब ऑथर जब अब्रॉड गए, यूनिवर्सिटी के बाद हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे थे, देश से बाहर जा रहे थे, तो उनको लगा था कि ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि उनको 5 साल के लिए बाहर जाना था और ग्रैंड मदर की काफी एज हो गई थी. तो ऑथर को थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं इस एज में वो 5 साल बाद मिले या ना मिले. लेकिन ग्रैंड मदर को विश्वास था. वो कह रहे हैं कि ग्रैंड मदर उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई थी. वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी और कोई इमोशन नहीं शो करी उन्होंने. वो सिर्फ अपनी प्रेयर में बिजी थी और माला जप रही थी अपनी, और उन्होंने चुपचाप ऑथर के माथे पर किस किया, उसे ब्लेसिंग्स दी. और जब ऑथर वहां से गए तो जो उनकी किस का एक इम्प्रिंट था माथे पर, जो फील था, वो लेकर गए. और ऑथर को ये लगा था कि शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो उन दोनों के बीच में. बट दैट वाज नॉट सो. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. लेकिन ऐसा नहीं था. 5 साल बाद जब ऑथर वापस आए तो ग्रैंड मदर ही लेने आई उसे, स्टेशन पर मिली और
उतनी ही बुरी लग रही थी, उतनी ही बिल्कुल सेम लग रही थी जैसी 5 साल पहले वो छोड़कर गया था। और जब उन्होंने उसको हग किया ऑथर को, तो ऑथर को फिर उनकी प्रेयर की थोड़ी सी आवाज आई, प्रेयर कर रही थी वो, बिल्कुल सेम हैबिट्स थी उनकी। और घर आकर भी ऑथर को ये पता चला कि सेम हैबिट है ग्रैंडमदर की अभी तक स्पैरोज को फीड करने की। सिर्फ ये था कि उन्होंने टाइम थोड़ा और बढ़ा दिया था स्पैरोज के साथ। अब वो थोड़ा और टाइम, पहले वो आधा घंटा स्पेंड करती थी, अब थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस रिब्यूक्स मीन्स फ्रीक्वेंट स्कोल्डिंग्स, कि थोड़ा थोड़ा डांट देती थी, जैसे स्पैरोज को हटा देती थी, थोड़ा सा भगा देती थी, तो दैट इज रिब्यूक्स, स्कोल्डिंग्स, लाइट स्कोल्डिंग्स। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब ये पहले दिन की बात है जब ऑथर जस्ट अब्रॉड से वापस आए हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब फर्स्ट डे जब ऑथर वापस आए तो शाम को कुछ चेंज आया। अब ग्रैंड मदर ने शाम को अपनी प्रेयर नहीं करी, उन्होंने क्या किया, नेबरहुड की विमेन को, औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना सा ढोलक ले लिया, ड्रम ले लिया, और शी स्टार्टेड सिंगिंग विद along with the women, और वो सॉन्ग्स गाने लग गई। कौन से सॉन्ग्स? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे जो वॉरियर्स जो हैं, जो लड़ाई के बाद जीत कर वापस आते हैं, वो उनको वेलकम करते हुए वेलकम सॉन्ग्स गाने लग गई। और जो पुराना सा ड्रम था, ढोलक जो था वो बहुत पुराना था, उसकी जो स्किन थी साइड की कवरिंग, दैट वाज सैगिंग, दैट हैड सैग्ड, मतलब ढीली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसको थपकी मार के और गाती रही, और बहुत देर तक लगातार गाती रही। पूरी फैमिली को बहुत कन्विंस करना पड़ा, उनको मनाना पड़ा रुकने के लिए, क्योंकि वो थक रही थी, उनकी एज थी। और ये पहला टाइम था ऑथर ने जब देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की शाम को। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब वही हुआ जिसका डर था फैमिली को, इतना थक गई वो कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब अगले दिन वो मॉर्निंग में बीमार हो गई। डॉक्टर ने बोला हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो ग्रैंड मदर को forethought आ गया था। She told the family that her life was going to end, कि उनकी लाइफ खत्म होने वाली है। और उन्होंने बोला कि अब क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं उनकी लाइफ के, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किसी से बात करने में, वो सिर्फ प्रेयर करना चाहती हैं, भगवान को याद करना चाहती हैं। We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. अब सब ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप प्रेयर नहीं करेंगे, आप आराम कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी बात, और चुपचाप वो पीसफुली लेटी रही बेड पर और प्रेयर करती रही और माला जपती रही। और थोड़ी थोड़ी ही देर बाद फैमिली को पता भी नहीं चला, उनके लिप्स जो थे वो रुक गए, बंद हो गए, माला जो थी उनकी उंगलियों से गिर गई, एंड शी वॉज डेड। और a peaceful pallor means, pallor is dullness,
dullness of skin, paleness of skin. तो उनका फेस जो था वो डल हो गया, पेल हो गया, कमजोर हो गया, लाइफलेस हो गया. तो वो and she was dead. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब सबने जैसे रिवाज था, कस्टमरी मीन्स रिवाज, जैसे रिचुअल होता है, उन्होंने बेड से उठाया और उनको जमीन पर लेटा दिया और उनको एक लाल कफन, श्राउड इज कफन, कफन से कवर कर दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों का शोक, mourning is शोक, कुछ घंटों का शोक हुआ और उसके बाद उनकी बॉडी को थोड़ा छोड़ दिया गया. उनके क्रियाक्रम, लास्ट राइट्स का, फ्यूनरल इज लास्ट राइट्स का अरेंजमेंट करने के लिए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. अब शाम को कुछ टाइम बाद वो उनके रूम में गए जहाँ पे उनकी बॉडी थी और एक स्ट्रेचर लेकर आए थे वो, जिस पर उनको लिटाकर क्रिमेशन के लिए लेकर जाना था. शाम का टाइम था, सूरज ढल रहा था, सन वॉज सेटिंग, और एक गोल्डन सी लाइट उनके रूम में, क्योंकि सेटिंग सन की जो सन रेज थी वो उनके रूम में फैली हुई थी. और जैसे ही वो उनके रूम में एंटर किए उनकी फैमिली, वहीं पे वो एकदम से हैरान होकर रुक गए. अब क्या देखा उन्होंने? All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. अब जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं वो? Thousands of sparrows, हजारों चिड़िया उनकी बॉडी के आसपास बैठी हुई थी. लेकिन जैसे रोज चिड़िया आती थी और शोर मचाती थी, एक भी चिड़िया चिरपिंग नहीं कर रही थी. चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप बैठी थी स्पैरोज, एज इफ दे वर आल्सो मोर्निंग, जैसे वो भी शोक मना रही थी. उनको पता लग गया था कि द लेडी हु यूज्ड टू फीड देम, शी वाज नो मोर. तो वो भी चुपचाप, बिल्कुल स्पैरोज जो थी उनको लास्ट टाइम उनको एक तरह से मिलने आई थी और चुपचाप बैठी हुई थी. और फैमिली को लगा, फैमिली मेंबर्स को लगा कि वो शायद, उनको जैसे हैबिट है स्पैरोज को रोटी खाने की, वो रोटी के लिए आई हैं. तो ऑथर की मदर जो थी वो कुछ रोटी के टुकड़े ले आई उनके लिए. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम. उन्होंने उनके रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और जैसे उनकी ग्रैंडमदर डाला करती थी उसको, चिड़िया को रोटी, वैसे ही उसकी मदर ने डाल दी. The sparrows took no notice of the bread. अब sparrows ने रोटी की तरफ देखा भी नहीं. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अब जैसे ही उन्होंने ग्रैंडमदर की डेड बॉडी उठा ली, वहां से ले गए क्रिमेशन के लिए, जो स्पैरोज बैठी हुई थी चुपचाप, वो सब की सब चुपचाप उड़कर चली गईं. और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने जो रोटी के टुकड़े थे वो सारे उठाकर डस्टबिन में डाल दिए. That means the sparrows had not come for the bread. They used to come to enjoy the company of the grandmother. They could feel the emotions of the grandmother. They could feel the love of grandmother. So वो उन ग्रैंडमदर जिस तरह से प्यार से उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी स्पैरोज के, वो बर्ड्स को कन्वे होता था, वो फीलिंग्स कन्वे होती थी और उसी के लिए आती थी स्पैरोज. They did not come for the bread. So this is the message that when we give love to the birds or the animals, they revert back to us. वही फीलिंग्स
वो कन्वे करते हैं हमारे लिए, और सिर्फ रोटी के लिए नहीं आते एनिमल्स हमारे पास. So the grandmother was such a noble and pure soul that even the sparrows, even the birds could feel her nobility. So it's a beautiful portrait of the grandmother of Khushwant Singh, and it has been written beautifully, and we can feel the emotions in the lesson. So that's all. Now I'll send you the PDF of question answers also. Thank you.